हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चंस में मैथ्स का ये है पार्ट 31 और इसमें लिया है 27 अगस्त 2017 का शिफ्ट 2 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एग्जाम में 8 क्वेश्चन है। एक एग्जाम पेपर में टोटल 8 क्वेश्चंस हैं जिसको पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया गया है। तो टोटल क्वेश्चन है 8। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ए हो गया और दूसरा हो गया बी। और ए में 4 क्वेश्चन हैं और बी में भी 4 क्वेश्चन हैं, तो ए में हो गए 4 और बी में भी हो गए 4 क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि कैंडिडेट को या उम्मीदवार को टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और उन 5 में से मतलब हर एक पार्ट में से कम 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो 2 क्वेश्चन कम से कम हर एक पार्ट में से अटेम्प्ट करने के या सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं? 5 क्वेश्चन हमें चुनना है, जिसमें से हर एक में से 2 तो कम से कम होने ही चाहिए। ए में टोटल है 4 और बी में भी टोटल 4 हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमने ए में से पहले 2 क्वेश्चन ले लिए, फिर बाकी बचे हुए टोटल 5 लेना है, तो 2 तो हमने ले लिए, तो बाकी के 3 हम बी में से लेंगे। उसके बाद कम से कम 2 लेना था, तो 2 तो हम ले चुके हैं, ये 3 हो जाएंगे, 2 इसमें से और 3 इसमें से। फिर सेकंड बार में हमने 3 क्वेश्चन पहले वाले पार्ट में से ले लिए ए में से, अब बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चन हम बी में से ले लेंगे। 5 हो गए। अब इसके बाद हम पहले में से 4 क्वेश्चन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने इसमें से 4 ले लिए तो बाकी बचा हुआ एक हमें इस वाले में से लेना पड़ेगा, बी वाले पार्ट में से। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि हर एक में से कम 2 क्वेश्चन तो लेना ही है, और यहाँ पर 1 हो गया, तो एक और ये 4 हम ये नहीं ले सकते। तो 2 केस बन गए हमारे पास। तो पहले वाले ए पार्ट में से 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करने के क्या तरीके हो जाएंगे? टोटल है 4 और 4 में से हमें 2 लेना है, 4C2। अब इसके बाद हमें और लेना है, तो और के लिए हम क्या लिखते हैं? और के लिए हम, या फिर इंग्लिश में एंड कहें, इसके लिए हम इनटू का साइन लगाते हैं, या फिर या के लिए, या इंग्लिश में इसको और कहें, इसके लिए प्लस का साइन लगाते हैं। तो 2 ले लिए, इसके बाद हमें और लेना है, तो हम इनटू का साइन लगाएंगे। ए में से ले लिया, अब बी में से लेना है, तो बी में से कितने लेना है? 3। टोटल थे 4, लेना है 3। प्लस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एक तरीका तो ये हो गया, फिर एक और तरीका ये है जो हम अब लिख रहे हैं। अब ए में से हम कितने ले लेंगे? 3। टोटल है 4, 3 सेलेक्ट कर लिए। और इसके अलावा बी में 4 है, अब 2 लेना है, तो 4C2। इतने ही तरीके हो जाएंगे, या तो ये वाला हो जाएगी कंडीशन या फिर ये वाली हो जाएगी। अब इनको हमें सॉल्व करना है। 4C2, इसका मतलब ये है 4 को हमें 2 बार खोलना है, 4 × 3 और डिवाइड में 2 पूरा जाएगा 1 तक, तो 2 × 1। अब ये 4C3 है, 4C3 को क्या कर सकते हैं? 4 को 3 बार खोलो और नीचे डिवाइड में 3 पूरा, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4C3 है, इसको हम 4C4-1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, अगर NCR लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर हम NCN-R लिख देते हैं। मतलब इस R की जगह पर हम N और R का डिफरेंस लिख देते हैं। तो इस 4C3 की जगह हम क्या लिख देंगे? इंटू में 4C और 3 की जगह लिख देंगे 1। 4 - 3 1 प्लस, अब ये जो पार्ट है ये बिल्कुल इसके सेम ही है, 4C2, ये 4C2, 4C3 और ये 4C3। तो इसको हम लिख नहीं रहे हैं, बाद में इंटू 2 कर देंगे। अब ये 4C1 है, 4C1 की जगह हम 4 लिख दें। NC1 की वैल्यू होती है n, तो ये क्या हो जाएगा? 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2, 2 × 3 6 हो जाएगा, और इंटू में है 4C1, तो 4C1 की जगह पर हम इंटू में लिख रहे हैं 4। या फिर अगर इसको हम पूरा खोलेंगे भी, तो 4 को एक बार मतलब 1 हो गया, और डिवाइड में 1, तो वो 4 ही आता है, और प्लस में ये, तो ये कितना हो जाएगा? 24, और ये वाली वैल्यू भी 24 आएगी, तो हो जाएंगे 48। तो इसका आंसर हो जाएगा 48, फोर्थ ऑप्शन। पहले पार्ट में एक ही क्वेश्चन था, फिर सेकंड सेक्शन का ये पहला क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना है। x² × x⁵ डिवाइड में है x⁴ ये है। अब इसको हम बॉड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, मतलब पहले ब्रैकेट ऑफ करेंगे, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे और उसके बाद डिवाइड है, तो सबसे पहले हम डिवाइड ही हटाएंगे, इंटू नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या आधार समान है? जब भी कभी आधार समान होते हैं इंटू में, तो इनकी पावर जुड़ जाती हैं, m+n हो जाता है, या फिर अगर डिवाइड में हो और आधार समान हो तो उनकी पावर माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। डिवाइड में है, यहाँ पर बेस क्या है?
x है और ऊपर इसकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी m-n मतलब 5 - 4 तो 1 और ये साथ में इंटू चल रहा था x स्क्वायर। अब ये इंटू में आ गई, यहाँ पर भी आधार समान है तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 2 + 1 हो जाएगा, क्योंकि इंटू में होती हैं तो इनकी पावर जुड़ जाती हैं m + n, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 x की पावर 3 आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको भी बॉड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट क्या है ये 2/9, ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो पहले हमें ये वाली चीज सॉल्व करनी है। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 9, 9 का डिवाइड 9 में करेंगे तो 1 और 1 × 2 2, फिर 9 का डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा और 3 × 2 6, तो प्लस में 6 आ जाएगा। इंटू में इसको सॉल्व करेंगे 2 × 4 8, 8 + 1 9, 9/4 और ये हो जाएगा डिवाइड में 5/6 और इंटू में 5/12, ये हो जाएगा 6 + 2 8, 8/9 और ब्रैकेट हट जाएगा तो इंटू में आ जाएगा 9/4, फिर डिवाइड में 5/6 इंटू 5/12। अब इसके बाद हमें पहले डिवाइड वाला साइन सॉल्व करना है, तो ये इन दोनों के बीच में डिवाइड है, सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। अब डिवाइड के लिए क्या करते हैं, पहले 9/4 लिखेंगे हम 9/4, फिर उसके नीचे लिखेंगे 5/6, फिर ये 5/6 ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 6/5। तो इसको हम जब भी इस तरह से फ्रैक्शन में लिखे रहते हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या डिवाइड की जगह पे इंटू लगा देंगे और 5/6 को पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 8/9 इंटू 9/4 और यहाँ पर डिवाइड की जगह पर हम इंटू का साइन लगा देंगे और उसके बाद वाली जो फ्रैक्शन लिखी हुई है भिन्न लिखा है उसको हम पलट देंगे, 5/6 की जगह लिख देंगे 6/5 और इंटू में 5/12 चल रहा था 5/12। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 9 से 9 कैंसिल, 6 से ये 2 बार 12 हो जाएगा और 2 से ये 4 बार और 4 कैंसिल और 5 और 5 भी कैंसिल, कुछ नहीं बचा इक्वल टू 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है नरेश 300 किलोमीटर तक जाता है 50 की स्पीड से और वह वापस आ जाता है उसी 300 किलोमीटर पर वापस आ जाता है 60 की स्पीड से, तो उसकी पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड या औसत गति क्या है। मतलब मान लो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 300। अब नरेश एक बार पहले इस पॉइंट से यहाँ तक जाता है 50 की स्पीड से, फिर वापस आ जाता है 60 की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड या औसत हमें चाल बतानी है। तो इस तरह के केस में जब डिस्टेंस या दूरी समान हो तो एवरेज स्पीड या औसत चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 इंटू पहली वाली स्पीड इंटू दूसरी वाली स्पीड, डिवाइड में दोनों को प्लस कर देते हैं S1 + S2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पहली कितनी थी 50, दूसरी थी 60, दोनों को प्लस कर दो 50 और 60 110, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 2 और 5 10 हो जाएंगे, एक जीरो और 6 और 0 600, 600/11। इसको और डिवाइड करेंगे तो 5 बार कैंसिल हो जाएगा 55 और फिर से 5, तो एवरेज स्पीड औसत चाल आ जाएगी 55, आंसर हो जाएगा 54। 55 क्यों होगी, 4 बार जाएगा ना, 50 है तो 11 4 बार कैंसिल होगा, ये 44, तो ये हो जाएगा 44। ये पहले 60 है तो 5 बार जाएगा तो 55 मतलब 50 बचा, फिर 55 तो जाएगा नहीं, 4 बार करना पड़ेगा, 4 बार 44, ये हो जाएगा, तो इसका आंसर लगभग 54 समथिंग आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। तो ये वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब हमें दूरी समान दी गई हो, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हम कुल दूरी निकाल लें, कुल दूरी कितनी हो जाएगी 300 एक बार जाने में, फिर 300 वापस आने में, तो 600 हो जाएगी, और डिवाइड में टाइम हमें मालूम नहीं है तो टाइम हम निकाल लेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से टाइम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो दूरी में चाल का डिवाइड कर दो, पहले जब वो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक तो कितनी दूरी है 300 और चाल कितनी है 50, तो ये हो जाएगा 6, तो 6 प्लस, और जब वापस आ रहा है तो समय निकाल लेंगे 300, 60 की स्पीड से वापस आ रहा है तो ये हो जाएगा 5, ये भी वही आएगा 600/11, और वही हमने ये सॉल्व किया था 54 आया था, आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है ए की एज का 4 गुना और बी की एज का 5 गुना का डिफरेंस अंतर 0 है। अब अंतर 0 है, इसका मतलब क्या है कि बराबर हो जाएंगे, ए का 4 गुना और बी का 5 गुना, तो ए का 4 लेना है हमें, 4a इक्वल टू
5b बराबर है, तभी तो उनका अंतर 0 आया है। या फिर ऐसे कर लें, a का 4 गुना लेना है, अंतर लेना है b के 5 गुने से। अंतर कितना है? 0। अब ये -b है, -5b है, इसको यहाँ लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यही मिलेगा 4a = 5b। उसके बाद 15 साल बाद उनके एजेस का अंतर, आयु का अंतर है 5, तो a की एज क्या हो जाएगी वर्तमान में। अब यहाँ पर अंतर दिया, या 15 साल बाद हो या पहले हो, अंतर तो बराबर ही रहता है, 5 का अंतर ही रहेगा हमेशा, मतलब आज भी इन दोनों के बीच में 5 का ही अंतर है, तो वर्तमान में भी अंतर इन दोनों का 5 ही रहेगा। यहाँ से हम a और b का रेशो निकाल सकते हैं। a ये है और b को डिवाइड में ले आए, डिवाइड में b = 5 था, अब 4 को इसके डिवाइड में ले आएंगे तो 4। a और b का रेशो आ गया है 5:4। तो इनके अनुपात का अंतर हम 5 के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये आयु ही तो थी, तो 5 - 4 1 = अंतर है 5, तो 1 = 5 यहाँ से मिल गया। अब a की निकालनी है, तो a का अनुपात कितना है? 5, तो 5 में मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यहाँ से 1 = 5, तो 5 = कितना हो जाएगा? 5 × 5 25। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कहीं नहीं है, लेकिन इसका आंसर 25 ही आएगा, क्योंकि अगर x मानकर भी करेंगे तो भी 25 ही आएगी a की एज। या फिर कर लें हम x मानकर, a और b का रेशो हमने निकाला था, a और b का रेशो हो गया 5 और 4। अब ये रेशो है तो इसको हम x मान सकते हैं, तो a की एज हो गई 5x और b की हो गई 4x। अब 15 साल बाद, मतलब हमें इसमें भी प्लस करना पड़ेगा 15 और इसमें भी प्लस करना पड़ेगा 15। इनका अंतर दिया है 5, तो a और b का अंतर हो जाएगा 5, तो 5x + 15 माइनस, अंतर है तो माइनस का साइन लगाया 4x, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा -15, अंतर दिया गया है 5। तो 15 प्लस का है, माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, मतलब x = क्या आ गया? 5। x = 5 मिला, तो a की एज निकालनी थी। a की एज कितनी थी? 5 था, हमने 5x मानी थी, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, क्योंकि x = 5 है, तब भी 25 ही आएगा। यहाँ पर ऑप्शंस गलत दिए हैं, ये 25। नेक्स्ट है 5 नंबर का एवरेज या औसत 50 दिया है। अगर हर एक संख्या में 50 बढ़ा दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा? इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। जब हर एक नंबर में या हर एक संख्या में कोई चीज कर रहे हैं, या तो प्लस कर रहे हैं, माइनस या डिवाइड कर रहे हैं, या फिर इंटू कर रहे हैं, और पहले हमें एवरेज दिया गया है 50, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? जो चीज हर एक नंबर में कर रहे हैं वही हम इस एवरेज में कर देंगे। तो पहले था 50, 5 जोड़ रहे हैं, 5 बढ़ा रहे हैं, तो इसमें ही हम 5 बढ़ा देंगे, तो नया वाला औसत हो जाएगा 55, आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट है माई मदर वॉज एज ओल्ड एज आई ड्यूरिंग माई बर्थ। मतलब आज मेरी जितनी उम्र है वही उम्र मेरी माँ की तब थी जब मेरा जन्म हुआ था तब। अगर आज अभी 60 ईयर्स की है माँ, तो मेरी प्रेजेंट एज क्या है? तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं या फिर x मानकर भी कर सकते हैं। प्रेजेंट एज मेरी पूछा है, तो मान लेते हैं कि मेरी उम्र है अभी x, तो मेरी उम्र जो अभी है वो कब मेरी माँ की थी? जब मेरा जन्म हुआ था। मतलब अगर अभी मैं x साल की हूँ तो x साल पहले होंगी, और यहाँ पर माँ की एज कितनी दी गई? 60। ये हो गई माँ और ये हूँ मैं, मेरी हो गई x और अभी माँ की कितनी दी गई है? 60। तो मेरे जन्म के समय मेरी माँ की उम्र कितनी हो जाएगी? अभी x की है, मतलब इसको 0 करना है, x को माइनस कर दें, मतलब x साल पहले, तो माँ की एज कितनी हो जाएगी? x साल पहले हो जाएगी 60 - x, और तब मेरी माँ की एज कितनी थी? जितनी मैं आज हूँ, मतलब x। ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे 60, इस माइनस को हम यहाँ ले जाएं तो हो जाएगा x + x 2x, और इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 30 बार डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी x। तो मेरी एज आ गई अभी वर्तमान में 30 ईयर्स, आंसर हो जाएगा 4th। या फिर अगर ऑप्शन से करें, मान लो अभी मेरी उम्र कितनी है? 30, जो हमने ऑप्शन में आंसर निकाला 30 ईयर्स, अभी मैं 30 साल की हूँ, और माँ कितनी है? 60 की। तो माँ की एज कब लेनी है? जब 0 था, मतलब मेरी एज 0 करनी है, मतलब 30 साल पहले आना पड़ेगा। अभी 60 की माँ, 30 साल पहले कितनी होंगी? 30 की, जो कि बराबर थी मेरी एज की, तो ये 30 ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट है एक रेनकोट की मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य दिया गया है 250, लेकिन इसे 225 में बेचा गया, सेलिंग प्राइस 225 है, तो छूट या डिस्काउंट कितना है? 250 था, 225 में बेच दिया, तो कितने कम में बेचा? इसको माइनस करेंगे तो 25 आएगा, मतलब 25 की छूट दी, तो वो कितना परसेंट है? 25 का हम परसेंट निकालेंगे 250 पर, क्योंकि अंकित मूल्य पर निकालते हैं, इंटू 100, ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा,
ये एक 0 और है यहाँ पर, 0 से 0 कैंसिल और ये बचेगा 10% हो जाएगी छूट। आंसर है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है एक आदमी ऑफिस जाता है 5 की स्पीड से और वापस आ जाता है 1 की स्पीड से, और इसमें उसे कुल समय लगता है 6 घंटे का। तो डिस्टेंस कितनी है उसके घर की और ऑफिस के बीच की। मतलब यहाँ पर भी एक फिक्स पॉइंट है, मतलब यहाँ से लेकर ये ऑफिस हो गया, ये घर हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है वो, मतलब एक फिक्स डिस्टेंस है, एक समान दूरी है। तो इस केस में हम औसत चाल निकाल सकते हैं। पहले जा रहा है वो 5 से और लौट के आ रहा है वो 1 से। तो औसत चाल या एवरेज स्पीड निकालने, एवरेज स्पीड कैसे निकालते थे, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 5 इंटू 1 और डिवाइड में दोनों को प्लस कर देंगे। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो 5 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 6, 2 और 5 10 डिवाइड बाय 6, 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 और 3, तो औसत चाल आ गई 5/3। तो स्पीड बराबर चाल बटे दूरी होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर चाल कितनी निकाल ली हमने 5/3 इक्वल टू डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, तो उसकी जगह हम मान लेते हैं कि ये d है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। तो d लिख लिया, डिवाइड में टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है 6 घंटे का। तो हमने केवल एक तरफ का लिया है, तो टाइम आधा कर दें। नहीं, इससे नहीं होगा क्योंकि टोटल टाइम दिया है यहाँ पे, उससे नहीं होगा। उस फॉर्मूले से हम तब कर पाते जब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने की एक बार का टाइम दिया गया होता तब। वैसे आ तो तब भी जाता, 5/3 हो गया था, ये हमने d माना था, और टाइम 6 को आधा कर दो तो 3, 3 से 3 कैंसिल, दूरी आ जाएगी 5। लेकिन इसको ऐसे कर लेंगे, पहली बार में स्पीड कितनी दी गई है 5, ये स्पीड ये चाल ले रहे हैं, पहली बार में कितनी है 5, और जब वापस आ रहा है तो है 1। तो इनका रेशो हो गया, स्पीड का रेशो हो गया। तो हम टाइम का रेशो या समय का रेशो निकाल सकते हैं। 5 और 1 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 और 5, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो हम s और t में देखेंगे, चाल और समय में क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो यहाँ से टाइम का रेशो मिल गया 1 और 5, और कुल समय हमें दिया गया है 6 घंटे। तो इन दोनों को प्लस करके हम 6 के बराबर लिख सकते हैं, 1 + 5 6 इक्वल टू टाइम 6 घंटे है तो 6 आवर्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो 1 = 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। इस वाले में टाइम कितना लग रहा है 1 घंटा, और ये तो बराबर है तो 5 बराबर भी 5 घंटे हो जाएंगे। अब हमारे पास चाल है 5 और टाइम है 1, यहाँ पर भी 5 है और 1 है और ये है 5। तो हमें दूरी निकालनी है, इस फॉर्मूले में रख के हम निकाल सकते हैं। s बराबर क्या रखेंगे, चाल इक्वल टू फिर d मतलब दूरी हमें मालूम नहीं है तो हमने d लिख लिया, डिवाइड में टाइम कितना लग रहा है 5 वाली स्पीड के लिए 1, तो डिवाइड में 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, तो इक्वल टू 5 और इक्वल टू डिस्टेंस, तो दूरी आ जाएगी 5 किलोमीटर, सेकेंड ऑप्शन। या फिर इस वाले से भी निकाल सकते थे, चाल और समय 1 × 5 5 हो जाएगा, तब भी 5 आएगा। या फिर इसका एक और तरीका ये हो जाएगा, कुल समय दिया है हमें तो पहले जाने में हम टाइम निकाल लेते हैं t1 प्लस आने में टाइम निकाल लेते हैं t2, जो कि बराबर है 6 के। तो यहाँ से हम tt की वैल्यू टाइम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले में रखकर। तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड, मतलब दूरी और डिवाइड में चाल लिख लिए। तो दूरी हमें मालूम नहीं है तो उसकी जगह हम d लिख देते हैं, टाइम की जगह d, डिवाइड में क्या आएगा चाल, तो पहली कितनी है 5, प्लस वापस आने में कितनी है, डिस्टेंस तो वही रहेगी, दूरी समान ही है, टाइम वो चाल कितनी लग रही है 1 इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करेंगे d की वैल्यू हमें मिल जाएगी, एलसीएम आ जाएगा 5, यहाँ पर d प्लस 5 करेंगे तो 5 × d 5d इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 6d और डिवाइड में 5 इक्वल टू 6, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ कुछ नहीं 1 × 5, तो d इक्वल टू मिलेगा 5, तब भी सेकंड ऑप्शन है। कई तरीके से कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, एक फ्रूट सेलर या एक दुकानदार 20 किलो एप्पल बेचता है 8 की रेट से, उसमें से 5% सड़ जाते हैं और बाकी बचे हुए एप्पल को वो 11 की रेट से बेचता है, तो गेन परसेंट या लाभ प्रतिशत क्या है। तो इसमें पहले हम टोटल प्राइस निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20 किलो है और रेट कितनी है 8, तो ये हो जाएंगे 160 रुपये हो गई कॉस्ट प्राइस। अब उसमें से टोटल थे 20, इसमें से 5% सड़ गए, 20 थे 5% सड़ गए तो बचे कितने 95%, तो इस 20 का हम 95% निकाल दें तो इतने से बचे होंगे बाद में। 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 5 बार और 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो 1 और 9 19 किलो बचे अब। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी
20 किलो नहीं है, अब 19 किलो है क्योंकि 5% हट गए हैं, तो 19 किलो। और कितने के रेट से बेच रहा है अब वो? 11 की रेट से। तो ये क्या हो जाएगा? 19 और 19, 9, 209। तो इतने में खरीदा हो गया, इतने में बेचे का हो गया। तो लाभ कितने का हुआ? 160, 200 तक 40 हो जाएंगे और 9, 49 रुपए का लाभ हो गया। और परसेंट निकालना है तो डिवाइड में हम कॉस्ट प्राइस भी लिखेंगे, वो है 160। ये प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं या लाभ प्रतिशत, और इनटू 100। 0 से 0 कैंसिल, फिर ये 2 से कट जाएगा 5 बार और 2 से 8 बार। इसको इंटू करेंगे तो 45, 4 बचे, 20, 24, 24 डिवाइड में 8। डिवाइड कर दो इसको, 3 से चला जाएगा 24, फिर 5 है तो जाएगा नहीं, तो हमने 0 लगा दिया। फिर 5 में पॉइंट लगाकर हम यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 50। तो 8 6 जा 48, 30.6 समथिंग आएगा। तो 30.6 फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इसको हमें सॉल्व करना है और इसका मल्टीप्लाई करने पर यूनिट प्लेस पर या फिर इकाई स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो हम केवल इसकी लास्ट मतलब इकाई अंक को ही मल्टीप्लाई कर ले। अब यहाँ पर 1 है, मतलब 61 है, 2, 63, 64 आएगा कहीं पर, फिर 65 भी आएगा और 67 भी आएगा। तो एक तरीका तो इसको हम सीरीज बनाकर कर सकते हैं, या फिर हम लास्ट के डिजिट को मल्टीप्लाई कर लें, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एक हमें 2 मिल गया लास्ट में 2, अगर हमें एक आगे कहीं पर 5 मिल जाता है तो 2 इंटू 5 क्या हो जाता है? 10, मतलब लास्ट में केवल 0 बचेगा। तो आगे जाके 5 तो हमें इसमें मिलेगा ही, ये 5 आगे जाके सीरीज में 61 है, 62 और 63 इस तरह से है। इस तरह से यहाँ पर हमें कहीं 65 मिलेगा, और फिर ये लाइन कहाँ तक जा रही है? 69 तक, ये 64 बीच में। अब 2 है, 2 का मल्टीप्लाई जब हम 5 में करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, मतलब लास्ट में क्या मिल गया? 0। अब 0 में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, 1 का या 3 का, तो हमें 0 ही मिलता है। इसका मतलब ये है इसके मल्टीप्लाई में लास्ट में हमें इकाई अंक पर 0 मिलेगा, आंसर हो जाएगा सेकंड 0। नेक्स्ट है, किसी कंट्री की पॉपुलेशन पहले 2% बढ़ जाती है पहले साल, फिर अगले साल 3% बढ़ जाती है, तो इन दोनों सालों में कितने परसेंट बढ़ी? पहले क्या है? 2% की रेट से बढ़ रही है, 2% मतलब 2 डिवाइडेड बाय 100, और दूसरी बार 3% की रेट से, मतलब 3 डिवाइडेड बाय 100। इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/50, और ये नहीं हो रहा तो 3/100 ही रहने देते हैं। अब नीचे वाला पार्ट क्या होता है? वो टोटल होता है, मतलब पहले 50 थी, बाद में 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 51। अब यहाँ पर पहले 100 थी, बाद में 3 बढ़ गई, मतलब 103, 103 हो जाएगी, बाद में 3 जोड़ देंगे हम। तो ये हो गई पहले की, नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें तो आ जाएगी 0 और 2 0 और। अब 51 इंटू 103, तो पहले तो 103 ही आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 15 और 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा 5253। बढ़ने के बाद में जनसंख्या कितनी हो गई? 5253। तो कितने परसेंट बढ़ गई वो बताना है हमें। इसमें ये कितना बड़ा है? 253 बड़ा है, तो 253 बढ़ गई, और कितने पर देखना है हमें? पहले वाली पर। तो ये हो जाएगी 5 और 2 0 और इनटू में 100, तो 2 0 से ये तो वहीं कैंसिल। और इसको डिवाइड करेंगे, 50 को क्या लिख लें हम? 5 इंटू 10 लिख लें। पहले हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 5 से 25, अब 3 है तो नहीं जा रहा तो 0 लगा दिया। फिर पॉइंट लगाने के बाद हम 0 और कर देंगे, तो 5 बार 6 बार कैंसिल हो जाएगा। अब 50.6 और एक 10 नीचे और है, मतलब एक 0 है, तो एक 0 हम एक पॉइंट यहाँ खिसका देते हैं, तो ये हो जाएगा 5.06%। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। या फिर इसको हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट निकालते थे वैसे भी कर सकते हैं, पहले 2% की रेट लगाएंगे फिर 3% की। या फिर एक सक्सेस फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय 100। इस तरह से निकालते हैं हम, अगर बढ़ रहा है तो प्लस का साइन लगाते हैं, अगर घट रहा है तो माइनस का साइन लगाते हैं। यहाँ पर x की जगह पर हम क्या रखेंगे? 2, और बढ़ रहा है तो प्लस ही रहेगा, प्लस 3 बढ़ रही है तो फिर प्लस का ही रहेगा, प्लस एक्स वाई की जगह पर 2 इंटू 3 और डिवाइड में ये 100, तो 2 + 3 हो जाएगा 5 और ये 6 हो जाएगा, मतलब 2 0 हैं तो 0.06 हो जाएगा, और इसको प्लस करेंगे तो 0.06 आएगा, तो 5.06। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसको हमें सॉल्व करना है। 56% है तो 56% हटाएंगे, डिवाइड में 100, और ऑफ है तो इसकी जगह पर हम इंटू का साइन लगाएंगे तो 75।
प्लस 9% है, डिवाइड में 100 और इनटू में 125। अब इसको 25 से कैंसिल कर दें, ये 3 बार और ये 4 बार, ये भी 25 से 4 बार और ये 5 बार। फिर ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 14 इंटू 3 हो जाएगा 42 प्लस ये 45 हो जाएगा और डिवाइड में 4। अब इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम देखें ये 42 है, यहाँ पर कितना मिल जाएगा लगभग, इसको डिवाइड करेंगे अगर तो 1 बार और फिर ये 1 बार, 11 लगभग मिल जाएगा इसमें। तो 42 में अगर 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 और 5, तो 53 समथिंग इसका आंसर आ जाएगा, 53 फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई 120 दी गई है और स्पीड दी गई है। वो एक ब्रिज को क्रॉस करती है 155 मीटर के ब्रिज को, तो कितना टाइम लग जाएगा उसे क्रॉस करने में। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पर हमें यूनिट देखनी पड़ेगी, ये किलोमीटर पर आवर में दिया गया है और ये मीटर में, और ऑप्शन में भी सेकंड दिए गए। मतलब चाल को हमें 66 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट यही रख रहे हैं। एस की जगह पर क्या चाल लिख दी, 66 इंटू 5/18। दूरी की जगह पर क्या लिखते हैं, एक तो ट्रेन की लंबाई, दूसरी जिसको वो क्रॉस कर रही है उसकी लंबाई भी लिखेंगे। तो 120 और 155 को प्लस करेंगे तो 5 7 2 275 आ जाएगा, और डिवाइड में टाइम हमें मालूम नहीं है, वही निकालना है हमें। इसे हम 11 से कैंसिल कर दें 6 बार, और 11 से इसे 5 बार और 5 बार, 2 बार होगा ना, 2 बार 22 होगा, तो ये 2 आएगा। 11 से 2 बार 5 बचेंगे तो 55। फिर ये 25 5 से चला जाएगा 5 बार, और ये 6 से 18 3 बार, तो यहाँ क्या बचा 3 नीचे है और ये 5, तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 15 इक्वल टू टी। तो टाइम लग जाएगा 15 सेकेंड का, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, 3 पाइप हैं जो किसी टैंक को 10 घंटे में भरते हैं, तो कितने पाइप लगेंगे 2 घंटे में उसे भरने के लिए। भर नहीं रहे हैं, खाली कर रहे हैं ये। तो हम इसको टाइम एंड वर्क से कर सकते हैं। 3 पाइप है, मतलब समझ लो कि 3 आदमी हैं जो कि 10 घंटे में किसी काम को कर रहे हैं। तो उसी काम को 2 घंटे में खत्म करने के लिए कितने आदमी चाहिए होंगे, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं मैन डे वाले फॉर्मूले से। मैन डे आवर और डिवाइड में वर्क रहता है, तो यहाँ से हम इक्वल में रख दें। मैन की जगह पर क्या रख दें 3 इंटू टाइम लग रहा है 10 घंटे का 10 इक्वल टू, फिर दूसरी बार कितने मैन चाहिए वो तो हमें निकाल नहीं है, तो हम एक्स मान लेते हैं, इंटू टाइम लग रहा है 2 घंटे का। तो यहाँ से हम 10 को कैंसिल कर दें 2 से 5 बार, और 5 इंटू 3 15। तो उस टैंक को खाली करने के लिए 2 घंटे में 15 पाइप लगेंगे, आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, सम ऑफ एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर, माँ और पुत्री की सम दिया गया है 56। तो इसको हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या बोला है कि 56 सम होना चाहिए दोनों का प्लस करने पर। यहाँ पर 5 और 6 56 यहाँ पर भी मिल रहा है, और 6 यहाँ पर भी 56 मिल रहा है। 40 + 10 56, और ये भी 56 मिलेगा। तो पहले वाली कंडीशन से आंसर नहीं आ रहा है। अब दूसरा क्या बोला है क्वेश्चन में, 7 साल बाद माता की पुत्री की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब माँ 3 गुनी हो जाएगी। तो अगर पहला ऑप्शन देखें 7 साल बाद, 44 में 7 साल करेंगे तो 44 में 7 प्लस कर दें, यह आ जाएगा 1, 7 जोड़ेंगे तो 11 और 1 5 51 हो जाएगा, और 12 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 17। 7 है ना, तो ये 19 हो जाएगी। अब माता 3 गुनी है क्या, 19 का 3 गुना करने पर 51 नहीं मिलता है, तो ये नहीं हो सकता आंसर। फिर सेकंड में चेक करें, 7 और 7 यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49, और पुत्री हो जाएगी 7 और 4 11 और 1 2। अब 21 का 3 गुना करने पर 49 आता है क्या, नहीं आता है, पर आंसर तो यहाँ पर ये दिया है। फिर यहाँ पर ये मिस्टेक दी गई है कि हिंदी में तो यहाँ पर 7 साल लिखा है, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पर 4 साल लिखा हुआ है, इसीलिए नहीं आ रहा था, वरना आंसर तो 44 वाले से ही आ जाता। पर इंग्लिश वाले को सही माना जाता है, तो हम इंग्लिश वाले को ही लेकर चलेंगे। तो हमें 4 साल आगे जाना है, तो 44 में 4 साल आगे जाएंगे तो ये माँ हो जाएंगी 48 की, और 12 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। अब 16 का 3 गुना है क्या 48, 16 3 या 48 ही होता है, मतलब आंसर हो जाएगा 44 और 12। तो जब भी कभी आंसर नहीं आए हिंदी वाली स्टेटमेंट से, तो एक बार इंग्लिश की स्टेटमेंट चेक कर लेनी चाहिए, या फिर इसको हम एक्स मानकर भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या फिर रेशो से कर लेते हैं। और ये 7 साल नहीं है, ये 4 साल है।
तो 4 साल बाद माँ और बेटी के लिए डॉटर ले लिया, कितनी 3 गुनी है, अगर इसको 1 मान लें तो माँ कितनी हो जाएगी 3:1 हो गया। अब हमें माँ और बेटी दोनों का सम दिया गया है 56 कब है अभी, लेकिन 4 साल बाद कितना हो जाएगा, एक के लिए हम 4 जोड़ेंगे तो 2 के लिए 8 जोड़ दें, तो 56 में 8 जोड़ दें हम, ये हो जाएगा 4 और 6 64 हो जाएगा। मतलब 4 साल बाद उन दोनों का सम कितना हो जाएगा 64। तो इनके रेशियो को प्लस करके हम 64 के बराबर रख सकते हैं, 3 + 1 4 हो जाएगा इक्वल टू 64। और इसे डिवाइड करेंगे तो 16 बार कट जाएगा, तो 1 इक्वल टू मिल जाएगा 16। तो 1 इक्वल टू 16 मिल गया, मतलब डॉटर की तो आ गई क्योंकि उसका रेशो 1 ही था, और माँ का रेशो है 3, तो 1 इक्वल टू 16, 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 × 3 48, ये हो जाएगी माँ की एज। पर ये 4 साल बाद है, हमें पहले लेके आना है। तो माँ 48 के 4 साल बाद है, तो अभी कितनी हो जाएगी, 48 में से माइनस कर दो 4, तो 44 की, और ये 16 की है, 4 साल पहले कितने की हो जाएगी, 16 - 4 12। तो आंसर हो जाएगा 44 और 12 फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 5 मैंगोज की कॉस्ट प्राइस, 5 मैंगोज की सीपी बराबर है, इक्वल है 4 मैंगो की सेलिंग प्राइस के, तो 4 × SP, जितने मैंगो है उतने का ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो लाभ प्रतिशत बताना है। यहाँ से हम CP और SP का रेशियो निकाल सकते हैं, ये डिवाइड में आ गया, और यहाँ 4 है तो इसको डिवाइड में ले आओ 5, तो कॉस्ट प्राइस हो गई 4, सेलिंग प्राइस हो गई 5, प्रॉफिट निकालना है तो कितने का अंतर है, 1 का, 5 - 4 1, और डिवाइड में कॉस्ट प्राइस लिखते हैं तो डिवाइड में जाएगा 4 और इंटू 100, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 25%, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है एक आदमी किसी काम को 14 दिन में करता है और उसके पिता, मतलब इस एक 14 दिन में करता है, दूसरा 7 दिन में और तीसरा 21 दिन में, तो अगर वो तीनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म कर लेंगे। तो यहाँ पर हम मैन या फादर की जगह पर ABC ले लेते हैं। ए कर रहा है 14 डेज में, और बी 7 में, और सी 21 में, तो यहाँ टोटल वर्क निकाल लें हम। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इन सभी का एलसीएम लेकर, 14 7 और 21, इनका एलसीएम आ जाएगा 84, तो टोटल वर्क हो गया 84। अब टोटल है 84 और टोटल दिन लगते हैं इसे 14, तो एक दिन में कितना कर लेगा ये, 84 डिवाइडेड बाय 14, ये 6 बार कट जाएगा, तो ए का एक दिन का काम आ गया 1 डे वर्क, ए 1 डे में करता है 6 वर्क, और बी 84 डिवाइड बाय 7, ये हो जाएगा 12। उसी तरह से 84 में जब हम डिवाइड करेंगे 21 का, तो सी का 1 डे वर्क मिल जाएगा हमें, ये 4 बार कट जाएगा, तो 4। अब इन तीनों का 1 डे वर्क मिल गया, तो तीनों अगर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे ये तीनों, 6 + 4 10, 10 + 12 20 और 22। अब काम का एक दिन में ये 22 कर रहे हैं और टोटल है 84, तो टोटल डेज कितने लग जाएंगे, वर्क में से हम एक दिन का डिवाइड कर दें, इसे हम 2 से कैंसिल कर दें, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, और इसको ये 2 × 4 = 8 और 2 × 2 = 4, इसको और डिवाइड करें तो 3 से तो जाएगा नहीं, 33, 4 से नहीं जाएगा, 3 चला जाएगा 33, बाकी बचे 9 ऊपर और डिवाइड में 11, तो आंसर हो जाएगा 3 कंप्लीट 9/11, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एवरेज मार्क्स, यहाँ पर 3 सेक्शन है और हर एक सेक्शन के स्टूडेंट मतलब संख्या दी गई है 30, 45 और 52, मतलब 3 सेक्शन मान लो कि ए, बी और सी। अब इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, पहले वाले सेक्शन में स्टूडेंट की संख्या है 30 है, और इसमें 45 और सी में 52, और इनके एवरेज मार्क्स या औसत अंक दिए गए हैं 30, 30 और दूसरे के लिए 45 और तीसरे के लिए 41। तो यहाँ से हम हर एक सेक्शन का सम निकाल सकते हैं, कुल संख्या में औसत का मल्टीप्लाई करेंगे तो सम मिल जाता है, तो 30 × 30 ये हो जाएगा 900, और यहाँ से 45 × 45 ये मिलेगा 25, और 4 × 5 20, और 52 × 41, तो पहले तो 52 मिल जाएगा, 8 और 4 5 = 20, ये 2 3 1 और 2 2 1 3 2। अब हमें सभी सारे सेक्शन का एक साथ औसत निकालना है, तो इन सबको प्लस करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा फिर सभी नंबर से, तो कुल एवरेज है, कुल औसत कितना हो जाएगा, 2 और 5 7, 3 और 2 5, ये 1 और 9 10 हो जाएंगे तो 0, और 1 बचेंगे तो 2 और 2 4 और 1 5,
और डिवाइड में कुल संख्या कितनी थी? ए में 30 थे, बी में 45 और सी में 52। तो 5 और 2 7, 5 और 4 9 और 3 12, तो 127 कुल संख्या हो गई। अब इसको डिवाइड करना है, तो ये 3 से 7 9, या फिर इसको हम अप्रोक्स मान लेते हैं। 5057 है, इसको हम 3 बढ़ाकर 5060 मान लेते हैं और नीचे भी हम 3 बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 130। 0 से 0 कैंसिल। अब 13 से इसको डिवाइड कर दें, तो 13 से 3 बार चला जाएगा 39, तो 11 बचेंगे। 11 और 6 116, तो 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार चला जाएगा। 104, तो 116 में से 104 माइनस करेंगे तो 2 और 1, फिर पॉइंट लगाकर हम इसमें 0 लगा देंगे तो 120, तो 9 बार चला जाएगा 117, तो 38.9 समथिंग मिल रहा है। और ऑप्शन में देखें तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा यही 39.8 है। अगर यहाँ पर 9 है तो हम एक यहाँ पर बढ़ा देते हैं, मतलब 39 ही लगभग आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। और ये सेकंड वाला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये है 37.5। अगर 5 से ज़्यादा होता तो हम यहाँ पर एक और बढ़ा दे 38 हो जाता, लेकिन यहाँ पर 5 है तो ये नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा 4th वाला। नेक्स्ट है, एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो एक एग्जाम में, मैथमेटिक्स के एग्जाम में 2 स्टूडेंट को 100 मिले, हर एक को 100 मिले, टोटल कितने? 20। अब उसमें से 2 लोगों को कितने मिल गए? 100, और तीन को मिल गए 0। तो 2 को मिले थे 100 और 3 को मिल गए 0। तो इसके बाद जो बाकी बचे हुए स्टूडेंट हैं उनका औसत दिया गया है 40। तो बाकी बचे हुए कितने हो गए? 20, 5 ही निकल गए, तो बाकी बचे 15 और इनका एवरेज दिया गया है 40। तो औसत में हम कुल संख्या का मल्टीप्लाई करें, सम मिल जाएगा हमें। औसत है 40 और संख्या है टोटल 15। 15 4 जा 60 और 0, तो इनका सम हो गया 15 लोगों का 600, और इन 3 का है 0 और इन 2 का था 100, तो हर एक को 100 मिले तो 2 को कितने मिल जाएंगे? 200। तो पूरी क्लास का कुल औसत हमें निकालना है, तो इन सभी नंबर को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे कुल संख्या से जो है 20। तो 200 और 6 तो 8 हो जाएंगे। 800 डिवाइड में कुल संख्या तो 20 ही है सभी स्टूडेंट्स की, तो 20, 0 से 0 और 2 से ये 4 बार, तो 40, तो आंसर हो जाएगा 40, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट है, हमें औसत निकालना है 9 के 25 मल्टीपल्स का, मतलब 9 के गुणनखंड होने चाहिए लेकिन 25 तक। तो 9 के गुणनखंड या मल्टीपल क्या हो जाएंगे? जो 9 की टेबल है, पहले 9, फिर 18, फिर 27, इस तरह से आएंगे, और कहाँ तक हमें जाना है? 25 तक लेना है, मतलब 25 बार जो नंबर होगा वो भी 9 का मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा? 25 इंटू 9 45 और 18 22, तो ये एक श्रेणी बन गई। इन सबको प्लस करके हमें डिवाइड करना है 25 से। या फिर अगर कभी औसत पूछा हो और इस तरह की श्रेणी बन रही हो कि उन सभी में समान अंतर हो, इन सभी में 9 का अंतर है, तो इस तरह में हम औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? पहली और आखिरी दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो भी उतना ही आंसर आता है। तो 9 हो जाएगी पहली, लास्ट हो जाएगी 225 और डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 2 संख्या है। 9 और 5 14, 1 बचे तो 3 और 2 डिवाइड 2, तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 1 बार और 7 बार, तो आंसर हो जाएगा 117, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक एग्जाम है जिसमें 3 सेक्शन है, तो इनको हम ABC मान लेते हैं। ये हो गया A, B और C। अब A के टोटल मार्क्स दिए गए हैं 40 और B के 50 और C के 60, ये हो जाएंगे टोटल मार्क्स। अब यहाँ पर बोला गया है कि सिलेक्ट केवल वही होगा जिसको 80% से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, मतलब मिनिमम 80% तो होने ही चाहिए। शीला को 35 अंक मिलते हैं विश्लेषण में, तो विश्लेषण क्या माना था हमने? पहला वाला, इसमें मिल गया उसको 35 और 60, ये 60% मिल रहा है, तो 60% निकालना पड़ेगा 50 का हमें। तो 50 का 60% क्या हो जाएगा? 60/100, 2 0 से ये दोनों, और 5 × 6 30, तो B में मिल जाएंगे 30। तो उसको थर्ड वाला सेक्शन जो है संख्यात्मक का, जो हमने C माना था, इसमें उसे कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे कि वो पास हो जाए, सेलेक्ट हो जाए? तो यहाँ पर हम सिलेक्ट होने के मिनिमम मार्क्स निकाल लेते हैं। मिनिमम कितने चाहिए थे? 80% होने चाहिए, और टोटल कितने हैं? 40, 50, 90 और 60, 150 टोटल है। अब इसका 80% हमें निकालना है, तो 80 डिवाइड बाय 100, 0 0 और 2 0 कैंसिल, ये 0,
और ये 120। 120 हो गए, पास होने के लिए 120 चाहिए। इसमें 35 वो 30 मिल गए, मतलब 65 उसको आ चुके हैं। तो कितने की और ज़रूरत है यहाँ पर? तो 120 में से 35 प्लस 30 माइनस कर दो, मतलब 65। तो 5 यहाँ 1 बचेगा, तो 11 में से 6 5। तो 55 की उसे और ज़रूरत है, जो कि सी में लाना है उसे। तो इसका आंसर हो जाएगा 55, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक बॉल है जिसका डायमीटर या व्यास दिया गया है 30 सेंटीमीटर। अब इस बॉल को पिघला कर मेल्ट कर कर एक कैंडल्स बनाई जाती हैं। मतलब एक बॉल हो गई, एक गोला हो गया, और इसको क्या मानेंगे हम? स्फीयर मानेंगे। इसकी व्यास दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या या रेडियस कितनी हो जाएगी? d/2 r = 15। तो ये हो गया 15। अब इस पूरे को मेल्ट कर कर पिघला कर हमें कैंडल बनानी है, मोमबत्तियां बनानी है। तो कितनी मोमबत्ती बन जाएंगी? तो कितनी मोमबत्ती यहाँ पर बनेंगी? जितना कि इसका आयतन होगा, तो आयतन बराबर हमें आयतन रखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर x मोमबत्ती बन रही है, और एक का आयतन हम निकाल लें, मान लो कि v1 है। और एक का आयतन निकालकर टोटल संख्या में x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो बराबर होगा इस पूरे के आयतन के। तो यहाँ पर हम आयतन को बराबर रखेंगे दोनों का। गोले का आयतन या फिर स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r, और r की पावर 3 है, इक्वल टू, यहाँ पर हमने मान लिया कि x मोमबत्तियां बन रही हैं, तो एक मोमबत्ती का आयतन कितना हो जाएगा? अब वो मोमबत्ती जो बनेगी वो किस शेप की बनेगी, किस आकार की बनेगी? वो बनेगी बेलन के आकार की, इस तरह से बनती है। इसकी त्रिज्या दी गई है 2 और इसकी ऊंचाई दी गई है 5। तो इसका आयतन निकालना है हमें बेलन का या सिलेंडर का। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई, 2 नहीं होता है, सिर्फ पाई r² और h। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज रखेंगे। पहले गोले के लिए 4/3 है, तो 4/3। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 इंटू r कितना है इसके लिए? 15। तो 15 को 3 बार लिख दें हम, इक्वल टू x की जगह पर x इंटू पाई की जगह पर 22/7, या फिर पाई पाई वैसे भी कैंसिल हो जाता। अब इसके लिए बेलन के लिए या मोमबत्ती के लिए त्रिज्या कितनी है? 2। तो 2 को 2 बार लिख दें हम, और ऊंचाई मतलब हाइट, ये जितनी लंबी है वो, तो ये हो जाएगी 5। तो यहाँ पर कैंसिल कर दें हम 22/7 से, ये कैंसिल, ये 4 है, और 2 इंटू 2 4 दोनों कैंसिल। इस 5 से ये 15 3 बार, और 3 से ये 3। तो यहाँ क्या बचा? 15 इंटू 15 मतलब 225, और यहाँ बचा x, मतलब मोमबत्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 225। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।